सवाल पूछा, मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा हो रहा है तो बधाई की पात्र सरकार भी है और विपक्षी पार्टी ने वो हंगामा नहीं किया तो आप भी बधाई के पात्र हैं। आप भी बधाई के पात्र हैं कि अगर वहां पे सब कुछ अच्छे से हो रहा है। अरे तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। उत्तर प्रदेश की जनता कानून के हिसाब से जनता बहुत समझदार है। जब आप गलत करते हो तो उत्तर प्रदेश की जनता टोकती है, जब आप सही करते हो तो उत्तर प्रदेश की पहले ही आपको साइड बिठा दिया। उनको पता था अगर ये आ गए तो उत्तर प्रदेश में हंगामे वाले हालात हो जाएंगे। ये विधायक बोलने लगा, अपराधिता से बोलिए बोलने के लिए हिसाब किताब होगा, कर दिया जनता ने हिसाब किताब। अब साइड बैठे रहिए, हिसाब किताब हो गया। इसका मुंह ही नहीं लगता। मैं ये देखिए भाषा, ये देखिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से हार मिली है उसके बाद मुझे लगता है मैं अपराधिता से बात करूंगा ना, तुमसे क्या बात करूंगा। हार के बाद किसी भी व्यक्ति को बोलते हो नहीं बोलते पता नहीं चलता है। हार के बाद उसको पचा पाना एक सभ्य व्यक्ति की निशानी होती है और वो संभव नहीं है। वो यही है, भाड़े के टट्टू ऐसे ही होते हैं। ये भाड़े के टट्टू देखो कैसे बोलने आते हैं। भाड़े के टट्टू, भाड़े के टट्टू। अनुराग भदौरिया, हालत क्या हो गई, जनता ने इसी भाषा, इसी ड्रामे, इसी ढोल बजाने की वजह से ढोल बजा दिया। आपका भाषा नहीं सही है मुझे आपकी, उनको बोलने दो। पूछता कोई है नहीं, हालत इतनी खराब है, कुछ भी बकवास करनी है टीवी पे। अच्छा, अरे कुछ दमदार तर्क है क्या, या बीसी करते रहोगे ऐसे? चैनल की चापलूसी करने दोबारा बुला लिया जाएगा। कोई जरूरत नहीं है, चापलूसी कौन करता है? भाषा कितनी खराब है वो देख लीजिए। नहीं, वो जानता है पूरा देश, आप बुलाएंगे। अच्छा, पूरा देश जानता है आपको। ये देखिए फिर शुरू हो गए। बहुत देर से इतना जान लगाए पड़े बीजेपी। कोई जान लगाने, अरे आप जैसे के लिए जान लगाने की आवश्यकता है मुझे? जान लगाने की आवश्यकता है आपके लिए? आदमी पे तथ्य ना हो, तर्क ना हो, बोलना ना आता हो, नॉन ट्रेन की तरह चले जा रहे हैं, बुलेट ट्रेन की तरह, वो भी जो बीजेपी बना रही है, उससे लड़ने के लिए मुझे जान लगानी पड़ेगी आपसे। ठीक 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 है, कुछ नहीं। तुम पहले अपने आप को तय तो कर लो, कहाँ हो? बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, कहाँ हो पहले बताओ तो। अरे मैं कहीं हो, बात का जवाब दे दीजिए कि वो आते हो उसमें कि चलो हमें कुछ मिल रहा है इसलिए आ रहे हैं। 25 करोड़ जनता के सामने आप चुनाव लड़ते हो, उसी का एक वोटर हूं, जवाब देना पड़ेगा। तभी तो हालात ऐसे कर दिया। तो एक वोटर जनता ने तुम ही अकेले मिलते हो, वहां तो यार 24 करोड़ वोटर है, उनको टीवी पे क्यों बुलाया जाता है? तुम अकेले ही हो क्या 24 करोड़ में से? अकेले बच्चे घूमते हो क्या? अकेले 24 करोड़ का ठेका ले रखा है क्या? इसके मतलब सेटिंग कर रखी है। अच्छा, सेटिंग कर रखी है। बताओ सेटर हो, सेटिंग कर लेते हो तो सेटरिंग तो है, कोई जगह नहीं है। पसंद करती है सेटिंग तो बिल्कुल है जनता से, आपको पसंद करती नहीं। आपकी गालियों से किसी को अच्छा लगता नहीं, आपकी भाषा किसी को अच्छी लगती नहीं, आप किसी को अच्छे लगते नहीं, तो जाहिर है सेटर नहीं बनना है। हरा के फिर से वापस भेज दिया। अच्छी खासी शांति और सुकून चल रहा था टेलीविजन पर। नहीं है, 24 करोड़ की जनता समझदार है। अच्छा, वो उत्तर प्रदेश को समझती है, वो सेटिंग के 24 करोड़ जनता इतनी समझदार है कि उन्होंने अनुराग भदौरिया में उनकी पार्टी को बाकायदा शांति से साइड में बिठा दिया। उत्तर प्रदेश की भैया आप आराम से हिसाब करते रहना, आप आराम से बताते रहना, आप आराम से अगली बार तैयारी करना, फिर से आना प्रिपेयर करके। अभी आप कामयाब नहीं है, जनता बिल्कुल समझदार है। 24 करोड़, अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आप तो बोलते नहीं थकते थे। पागलों के मुंह थोड़ी लगूंगा, बीजेपी से बात करूंगा भाई, तुमसे क्या बात करना। ट्विटर पर आप ज्यादा पागल कौन, आपको समझ आ जाएगा, अभी जनता बता देगी आपको। एरू गेरू के मुंह नहीं लगते, बस बात खत्म हो गई। नहीं, आप लग ही नहीं सकते। एरू गेरू कोई कुछ है ही नहीं, किसकी तरफ से बोल रहे, बस बोल रहे हैं कि हम चापलूसी करने आए हैं। गालीबाजी करने की थोड़ी बात करूंगा। आप रख लीजिए बात अपने समय पे, मैं रख लेता हूँ और बाकी को रख लेने दीजिए। एक दूसरे का सम्मान करते हुए ये बातें रखिए। अपराजिता जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी बोलने नहीं देते, कमाल है भाई। क्यों बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाया है? अपराजिता जी, सवाल हम शुरू से यही पूछ रहे हैं और यही बता भी रहे हैं। टीवी डिबेट के जरिए बहुत सारी बातें हमारे दर्शकों के सामने क्लियर हो चुकी है कि मुस्लिमों के मुद्दे पे क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। ओवैसी तो फेस है, लेकिन ओवैसी के फेस के पीछे कौन कौन से चेहरे हैं, वो भी चेहरे इसी डिबेट में बेनकाब हो रहे हैं, जिनको भड़काऊ भाषण को सपोर्ट करना है। अपराजिता जी, आवाज पहुंच रही है? आवाज नहीं आ रही है भाई, क्या क्या कह रही हैं ये? कुछ मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं प्रश्न दोहराए आप। मेरा सवाल आपसे यह है कि इस डिबेट में भी पता चल रहा है कि भड़काऊ भाषण को, भड़काऊ बयानबाजी को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि देश में अभी शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण है और 2014 से लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। हम हर जगह, हर राज्य में
सिर्फ 18 एनडीए रूल राज्य में नहीं, हर जगह चाहते हैं कि शांति हो और सौहार्दपूर्ण वातावरण हो और हम सब मिलकर रहें। लेकिन इस तरह के भड़काऊ बयान मुझे लगता है अस्थिरता पैदा करते हैं। और आपको याद होगा जब हिजाब का रोग हुआ था तो अचानक अल कायदा के जो मुख्य हैं उन्होंने भी आकर एक बयान दे दिया। वो जो जिसने रो की शुरुआत की थी उस लड़की के पक्ष में कह दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सुनियोजित साजिश है। ये लोग चाहते नहीं है कि देश में ऐसे बयान आप माहौल हो। ऐसे बयान आप सूट करते हैं, आप किसी की राजनीति करते हैं। अपराजिता जी, आप अलकायदा की राजनीति करते हैं, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप अलकायदा की राजनीति करते हैं। आपको ये सारे विचार को सम्मान देंगे और उसके बाद ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। और आपको अलकायदा के स्टेटमेंट सूट करते हैं। अस्थिरता का माहौल पैदा करने की कोशिश कोई न करे। और ये तो भड़काऊ बयान के मास्टर है हमारे ओवैसी जी। और अगर ओवैसी जी एक बयान देते, देखिए मैंने तो उन्हें लोकसभा में देखा और लगातार देखती रहती हूँ, लोकसभा में वो आते नहीं है, बीच बीच में पदार्पण होता है, उसके बाद एक भड़काऊ बयान देते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं। तो ये तो इसमें मास्टर हैं। और दुख की बात यह है कि इनके जितने दोस्त हैं, इनके चाहने वाले हैं, इन्होंने भी अपना चेहरा, अपना रंग बदल लिया और सब भड़काऊ बयान देने लगे। तो मुझे लगता है ये देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है। द लॉ हैज टू टेक इट्स कोर्स। अगर अतिक्रमण होगा तो अतिक्रमण भी हटेगा। जी दानिश क्या कहना चाहते हैं इस वक्त? निर्णय दिया देखिए अपराजिता जी, सुनिए अब बात सुन लीजिए। अपराजिता जी अब बात सुन लीजिए। देखिए आप अभी दुनिया भर का गरिया रही थी ओवैसी साहब को। मैं आपको बताऊंगा, ओवैसी साहब को बेस्ट पार्लियामेंट्री के कई बार अवार्ड मिल चुके हैं। देखिएगा कितने लर्नेड और कितने। अब आप मुझे बोलने दीजिए। दूसरा सुनिए अब मेरी बात। मैं आपको बताऊं, आप जो कह रही थी नरेंद्र मोदी के विकास की, तो 12 लाख करोड़ रुपए इस देश की आवाम का लूट के उन्होंने कौन कर दिया? अगर ये भी सुनिए मेरी बात। अब मैं आपको बताता हूँ, विजय माल्या के घर पे कब बुलडोजर चलेगा? नीरव मोदी के घर पे कब बुलडोजर चलेगा? क्या उनके घर पे बुलडोजर चलाने की जरूरत है? अगर आपकी जरूरत है तो आप बताइए देश को। अगर असदुद्दीन ओवैसी को गरियाने से आपकी राजनीति चलती है तो आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सच्चे जाओ कि उनको गरियाने से अगर आपकी राजनीति चलती है, अगर मोदी जी को लगता है कि उनकी सत्ता बनी रहेगी तो आपको जो करना है तो करिए। मोदी जी ने किया है। अरे देश की आवाम के करना चाहिए वो तो बताइए। करोड़ रुपए आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 देश की आवाम के, वो देश की बहनों के भी हैं, वो देश की बेटियों के भी हैं, वो देश की माओं के भी हैं, वो देश की महिलाओं के भी हैं। क्या उस पर अधिकार नहीं है? उस पर नहीं बोलेंगी? उस पर कैसे आप दूंगे आपको? आप अरेंद्र जी बताइए 12 लाख करोड़ का हिसाब कहाँ है जो कर दिए गए आपके शासनकाल में? क्यों माफ किए? क्या कौन लगता है वो आपके जो आपने माफ कर दिया उनके 12 लाख करोड़ रुपए? इसका जवाब नहीं है। यूसीसी आप बाद में लाइएगा, पहले 12 लाख करोड़ चाहिए जो इस देश की जनता के हैं, जो इस देश की बहनों के, जो इस देश की माओं के, जो इस देश की माताओं के, जो इस देश की महिलाओं के। आप कब वापस लाएंगी बताइए? ये क्या लग पाएगी? क्या विजय माल्या का बुलडोजर चलेगा? क्या नीरव मोदी का बुलडोजर चलेगा? क्या देश का जनता की पैसा का लूट के भागने वालों का चलेगा बुलडोजर? नहीं चला पाएंगी, आपकी जरूरत नहीं है आप ये करने। आप नहीं चला पाएंगी बुलडोजर देश को लूटने वालों के खिलाफ, क्योंकि वो आपकी शय पाए हुए हैं। आप कहिए कि 12 लाख करोड़ रुपए आपने क्यों माफ किए? आपके सवालों का जवाब नहीं अपराजिता जी दे पा रही है, कुछ टेक्निकल इशू है। पवन जी आप कुछ कहना भी चाहते थे और मेरा सवाल भी ये है, और हम पूरे डिबेट में यही बातें करते रहे कि आप अगर कह रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ जुल्म हो रहा है तो उनको बार बार ये जो भड़काने की कोशिश की जा रही है, क्या उस पर कभी कंट्रोल नहीं किया जाएगा? आपकी पार्टी के सर्वा ओवैसी साहब कभी इस तरीके से बातें नहीं करेंगे? किसी मुद्दे में तो आके सपोर्ट करें। रीबा जी पहली बात तो मैं बार बार आपकी मुंह से सुन रहा हूँ, भड़काओ क्या भड़काओ? सच्चाई की बात अगर हम कहते हैं, देश में जो सच्चाई है,
इस देश की जो सच्चाई है उसको हम जब बयां करते हैं तो आप उसको भड़काऊ कहते हैं। हम क्या सच्चाई है पवन जी, क्या सच्चाई है कि मुस्लिमों के साथ जुल्म हो रहा है, पालन नहीं किया जा रहा? क्या इस देश में शासन जो आप क्या कहना चाहते हैं, जो बुलडोजर का हवाला यहाँ दिया जा रहा है, क्या अगर किसी क्राइम में कोई संलिप्त है उसके घर पे अगर बुलडोजर चल रहा है तो क्या ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करते हैं? नहीं, जिसके अगर किसी दंगे में कोई शामिल है क्या उसको आप सपोर्ट करते हैं? नहीं तो क्या कोर्ट से पहले बुलडोजर चला देंगे? जिसके हाथ के बुलडोजर की सत्ता मिली हुई है, आप ये बताइए। अम्बेडकर साहब इससे पूछिए कि पुलिस को सत्ता मिली हुई है इंसाफ करने की, कोर्ट का काम है इंसाफ करना। बिल्कुल सही, पुलिस का काम इंसाफ करना नहीं है। और अगर जिसके घर बुलडोजर आप चला रहे हैं, अगर कल वो किसके साथ जुल्म हो रहा है? नहीं, दंगाइयों के लिए इतना आंसू क्यों? दंगाइयों के लिए इतना आंसू क्यों? नहीं, दंगाइयों के लिए आंसू क्यों? अगर किसी रेपिस्ट के घर पे बुलडोजर चलता है, उसके पास अवैध निर्माण है, जितने भी घरों पे बुलडोजर चले हैं, सरकार तथ्य लेकर सामने ये आई है और अपराजिता जी बेहतर तरीके से बताएंगे। अपराजिता जी, क्या यही सच्चाई है कि जिन जिन घरों पे बुलडोजर चले हैं वहाँ के डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि ये सभी अवैध निर्माण है? मामला दर्ज करना और बोले देखिए, जहाँ विकास का कार्य होगा वहाँ अतिक्रमण को हटाना है करेंगे और हम सबको कानून व्यवस्था को सम्मान देना होगा। कानून अपना काम करेगी और जो सरकार के नीति नियम है उन्हें मानना पड़ेगा। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। आप मानेंगे ही नहीं। सुनिए और मुझे लगता है राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अगर नीति नियम कानून का कार्यान्वयन होता है तो हम सबका दायित्व है कि हम सरकार का समर्थन करें और सरकार के साथ सहयोग करें। ये जितना भी शोर हो, जितना भी विरोध हो, जो गलत होता है वो गलत होता है, जो सही है वो सही है। हो जाएगी, ओवैसी जी को मना करे, वो लोगों को ना भटकाएं, बस इतनी सी बात है। अरे भाई, बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ और आप बच्चे का नाम रखने लगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो अभी आया ही नहीं है और आप बच्चे का नाम रखने लगे, विरोध करना शुरू कर दिया। अदालत के फैसले से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी लगाना बिल्कुल गलत है। आप बुलडोजर नहीं चलाएंगी, जितने काम उनके कार्यकाल में हुए, आप एक कार्य के लिए तो धन्यवाद दें। आरोपी नहीं है, वो गुनहगार नहीं है। आप देश के नागरिक हैं। अगर आपके देश का प्रधानमंत्री अच्छा काम करता है, अदालत से पहले आप फैसला कर लेंगे। समर्थन करना आपका दायित्व बनता है, धन्यवाद देना। करोड़ रुपए आवाम के लूट के आप अपने कॉर्पोरेट मित्रों को देखिए, लीक से हटकर बात कर रहे हैं, जवाब नहीं देंगे। और पवन जी, दोनों को मैं ये कह रही हूँ कि शक क्यों न गहराए। ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पे आकर आप लोगों ने सपोर्ट किया हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो, एनपीए का मामला हो या फिर अभी यूसीसी का मामला हो। आप भी हर बार मुस्लिमों को गुमराह करते हैं, आप भी हर बार उनके जहन में ये डालते हैं कि वो पंचिंग बैग है, आप भी कहते हैं कि जुल्म हो रहा है। क्या जुल्म हो गया सरकार की? पवन जी, एक एक करके मैं सवाल पूछती हूँ। पवन जी ये बताइए, पवन जी एक तो दंगाइयों का सपोर्ट यहाँ नहीं, दंगाई होते हैं, उनका कोई दंगाई कौन है? कैसे आपने चिन्हित कर लिया? कैसे आपने बुलडोजर चलाने का काम किया? क्या आपने अपने हाथों में न्यायिक प्रणाली को अपने हाथों में ले लिया है क्या? सरकार मेरा सवाल अलग है, मेरा सवाल अलग है। क्या जिन चेहरों के घर पे बुलडोजर चले, क्या वो दंगे में नहीं शामिल थे? पुलिस के पास है ना प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास था, क्या आप उसको गिराने का काम किए हैं? क्या आपको पता है ना प्रधानमंत्री आवास योजना एक व्यक्ति का हाथ कटा हुआ है, उसको आपने उसका घर गिरवा दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला फिर से मैं रिपीट करती हूँ, गलत जगह पे कहीं और जमीन दिखा के पैसे ले लिए गए, धनराशि ले ली गई और बनाया गया अवैध निर्माण के तौर पे। इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए वहाँ के अधिकारी दोषी है। क्या उनको सस्पेंड किया गया? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या उनके घर को गिराया गया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? किसके आधार पर उनको दिया गया है? दंगाई की बात करें, जिन दंगाइयों पे एक्शन हो रहा है उसके लिए तो बैठ के आंसू बहा रहे हैं आप डिबेट में। जिन दंगाइयों पे एक्शन हो रहा है उसके लिए तो आप रो रहे हैं यहाँ पे। अरे दंगाई आप तय करेंगे रीमा जी, कौन मैं नहीं तय कर रही, तो आप कोर्ट का रुख किए। आपके पास फिर भी ऑप्शन है ना कि अगर आपको लगता है कि किसी के साथ कोई जुल्म हो गया तो कोर्ट का ऑप्शन है ना आपके पास।
यही मैं कह रहा हूं कि राज ठाकरे साहब को कोर्ट जाना चाहिए था। अगर उन्हें अदालत की कोई दिक्कत थी, उन्हें लग रहा था कोर्ट क्यों गए, कोर्ट जाना चाहिए था ना उन्होंने खुलेआम धमकी दी ताकि अगर आपको लगा कि गलत हुआ तो ये राज ठाकरे मेरे दर्शक इस वक्त यही सुन रहे कि ये कोर्ट का रुख नहीं किया, इन दोनों में से किसी ने कोर्ट का रुख नहीं किया, लेकिन टीवी डिबेट में जब बैठेंगे और जब मुस्लिमों को गुमराह करना होगा तो ये बताएंगे कि नहीं जुल्म हो रहा है। जुल्म क्या हो रहा है ये कौन तय करेगा? क्या ये टीवी डिबेट के जरिए तय होगा? पड़ेगा। आप अगर संविधान में नहीं मानते हैं तो हमारे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। अगर संविधान नहीं मानते हैं तो ये ऐसा मुद्दा है जिसको आप स्वीकारेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में यूसीसी को लेकर क्या हो रहा है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया और उन तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल डिबेट में इतना ही।